एनसीईआरटी हाइलाइट सीरीज में आप सबका स्वागत है मेरे दोस्तों। आज मैं क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक ऐसे टॉपिक के डिस्कशन करने वाला हूं जिसे हम लोग हेलो एल्केन हेलो अरीन की कैटेगरी में रखते हैं। क्लास 12th ऑर्गेनिक का सबसे पहला चैप्टर है। कहने को पहला चैप्टर है, लेकिन इसके अंदर आप वो हर तरीके की रिएक्शन को स्टडी कर लेते हैं जो कभी आपने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ी थी, जो आप अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में पढ़ते हैं, जो आप एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में पढ़ते हैं और जो आप अमाइन चैप्टर में पढ़ते हैं। तो हालांकि अलग अलग चैप्टर की कहानियां हैं, लेकिन ये हेलो एल्केन हेलोरीन चैप्टर आपको हर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर की रिएक्शंस की याद दिलवाएगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं, जानते हैं कि एनसीईआरटी हमें क्या सिखाना चाहता है। कह रहा है कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर आपने एक कंपाउंड से कर दी जो कि एलिफेटिक है तो उसको हम कहेंगे आर एक्स, इसे कहा जाता है हेलो एल्केन। ठीक है ना, ये हेलो है और ये एल्केन है। सिमिलरली अगर आपने एक एरोमेटिक कंपाउंड के साथ जुड़ी हुई हाइड्रोजन, याद रखिए डायरेक्टली कनेक्टेड होनी चाहिए, और उसके साथ अब एक्स को लगा दिया। अब एक्स की बात चल रही है तो फिर एक्स तो समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। हाँ 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 हाँ, हंस रहा है पगले, हंस रहा है तू। तो ये जो ए आर एक्स बन गया है, इसे अराइल हलाइड कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इसे अराइल हलाइड कहते हैं। सही बात है। तो ठीक है दोस्तों, हेलो एल्केन की बात करनी है जिसमें हेलोजन अटैच्ड है, जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन से अटैच्ड हो सकती है, जबकि अराइल वाली में जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होनी मैंडेटरी है। कमाल की बात यह है कि जैसे ये वाली कार्बन है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन तो है, लेकिन क्या मैं इसे अराइल कह दूं? नहीं बाबू। हम इस प्रकार के सिस्टम से अटैच्ड हाइड्रोजन सिस्टम को, जो कि एरोमेटिक रिंग की कार्बन होने के साथ साथ अराइल कार्बन होने के साथ साथ sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है, ऐसे लोगों को हम अराइल हलाइड कहेंगे। कमाल हो गया। अब देखते हैं कुछ ऐसे खास कंपाउंड जिनके अंदर हेलोजन पाई जाती है, जैसे कि क्लोरीन एक एंटीबायोटिक जिसका नाम है क्लोरमफेनिकोल, तो उसके अंदर पाई जाती है। पूछा जाता है ये सवाल, हमारी बॉडी जो है वो आयोडीन कंटेनिंग एक हार्मोन है उसको प्रोड्यूस करता है जिसको थायरोक्सिन कहते हैं, जिसकी डेफिशिएंसी से गोइटर हो जाता है। जो सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड है जैसे कि क्लोरोक्वीन है, वो मलेरिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हेलोथेन नाम का एक कंपाउंड है जिसे एनेस्थेटिक जैसे यूज करते हैं सर्जरी के दौरान, और जो फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स होते हैं उन्हें पोटेंशियल ब्लड थिनर के जैसे, पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूट, माफ करिए, ब्लड सब्स्टिट्यूट के जैसे यूज करते हैं हम मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर। सही है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कुछ क्लासिफिकेशन की, बहुत मजा आएगा। जब कार्बन के साथ जुड़ी हुई है हेलोजन, एक, बस एक, तो उसे मोनो हेलो अल्केन कहेंगे। ये कंपाउंड आपको कब से हेलो कह रहा है? क्या आप इसे कमेंट बॉक्स में हेलो नहीं लिख सकते? अरे कैसे लोग हो भाई, हेलो लिखो। जब दो दो हेलोजन लगी हुई हो तो इसने आपको दो बार हेलो बोली तो तुम भी दो बार लिखो। डाई हेलो एल्केन तीन बार है, बस इतनी भी नहीं लिखनी, ट्राई हेलो एल्केन कह देना इसको। सही है। अगर एक बार एरोमेटिक रिंग पे अराइल के साथ लगी है तो ये मोनोहेलोअरीन है, दो बार लगी हुई है। तो मुझे जरा कमेंट बॉक्स में बताओ, ये दोनों एक दूसरे के किस प्रकार के हैं? क्या ये ऑर्थो हैं, क्या ये पैरा पे हैं, या ये मेटा पे हैं? बताना तो जरा। ये तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ट्राई हेलो अरीन हो गया। अब बात करते हैं अल्काइल हैलाइड आर एक्स, जो कंपाउंड का नाम है, उसका संबंध कैसे है, होमोलोगस सीरीज बनाने में उसका क्या योगदान है? क्या आप एक बात जानते हो? सर कौन सी बात? मान लीजिए आपके पास है CH4, यहां से मैंने एक हाइड्रोजन को पटका और मैंने एक हेलोजन को लगाया। ठीक है, तो अब जब ये कंपाउंड था इसका नाम एल्केन कहा जाता है और इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। इस प्रोसेस के दौरान मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाला है और एक हेलोजन को डाला है, तो ये क्या बन गया? CnH2n+1 और एक X, जीवन में फिर से X। वाह,
कितने एक्स? इस पूरे चैप्टर में आपको एक्स की इतनी याद आएगी, आई मीन एक्स इतनी बार देखने को मिलेगा कि बस आप कहेंगे ये चैप्टर ख़त्म काहे नहीं होता, ये दर्द ख़त्म काहे नहीं होता। अगर एक ही कार्बन पर जब एक्स लगा हुआ हो, उसी पे एक तरीके से ही कार्बन दोबारा अटैच्ड है। मैं रिपीट करता हूँ, एक ऐसी कार्बन जिस पर हेलोजन और साथ साथ एक आर यानी कार्बन बेस्ड कंपाउंड है, तो उसे प्राइमरी कहा जाएगा। अगर वही कार्बन जिस पे हैलोजन अटैच्ड है उस पे दो दो कार्बन जैसे ग्रुप अटैच है तो उसे सेकेंडरी, और वही कार्बन जिस पे हैलोजन अटैच है उससे एक दो और तीन तीन तरीके के कार्बन अटैच्ड हैं तो इसे टर्शरी कहा जाएगा। अलाइलिक हैलाइड वो होते हैं जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बाद आने वाली sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड होती हैं, तो उसे अलाइलिक कार्बन कहते हैं। याद रखना मेरे बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन का डिग्री से कोई लेना देना नहीं होता है। जो ये कार्बन है, ये देखिए कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 से जुड़ी हुई है, तो इसे भी अलाइलिक कहा जाएगा। चाहे वो खुली खुली हो या बंद बंद हो, एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता। बेंजाइलिक कौन सी होगी दोस्तों? बेंजीन रिंग के बाहर लगा हुआ एक कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उससे जुड़ी हुई हैलोजन। अब हम इसे प्राइमरी, दो अगर ये भी मान लीजिए हाइड्रोजन होता तो ये सेकेंडरी, अब ये दोनों ही कार्बन कार्बन हैं तो ये टर्शरी बेंजाइल हैलाइड हो जाएगा। बात समझ गए बच्चों? कहने की बात ये है मोटा मोटा कि कार्बन के साथ हैलोजन लगा होता है, एक लगाना है एक लगा लो, ऐसे दो लगाने हैं दो लगा लो, ऐसे तीन लगाने हैं तीन लगा लो, एक ही कार्बन पर दो बार लगाने हैं, एक ही कार्बन पर तीन बार लगाने हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली पे लगा लो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद एक कार्बन उस पे लगा लो, अरे कहीं भी लगाओ यार, क्या फर्क पड़ता है। आइए अब देखते हैं एक ऐसी कार्बन जिसके साथ हैलोजन डायरेक्टली जुड़ी है, तो इसे विनाइलिक कहेंगे। यहां देखिए, अब ये आप सोच रहे होंगे सर ये देखो विनाइलिक पार्ट जैसा कुछ नजर आ रहा है, लेकिन नहीं, ये तो अराइलिक है, ये तो अराइल हैलाइड है, और ये दोनों एक दूसरे का पैरा वाला संबंध रखते हैं। बताइए इस ग्रुप की नेचर क्या है? कमेंट बॉक्स में मैं सुनहरे अक्षरों से देखना चाहता हूं, जो जो इसकी प्रॉपर्टी पूरी तरीके से लिखेगा उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। तुरंत प्रभाव से आंसर लिखिए। अब बात कर लेते हैं नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड की। यहां से एक सवाल कई बार पूछा जा चुका है, और वो सवाल क्या है? वो सवाल है डाइपोल मोमेंट का। डाइपोल मोमेंट डिबाई में चेक किया जाता है, ये मॉलिक्यूल की ओवरऑल पोलैरिटी को बताता है। अगर आप म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी की चर्चा करते हैं तो क्यू के हिसाब से सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी आनी चाहिए थी, और डी के हिसाब से सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी आनी चाहिए। तो देखिए जरा, डिस्टेंस सबसे ज्यादा यहां है, लेकिन दिक्कत एक आती है कि म्यू अकेले क्यू या डी से डिसाइड नहीं होता है, ये तो प्रोडक्ट से डिसाइड होता है बाबू। इसका मतलब ये हुआ, जब पाया गया है फॉर्म, जब इसके जो डेटा निकल करके आया तो उसमें क्लोरीन वाला सबसे आगे खड़ा हुआ था लाइन में, क्लोरीन के बाद फ्लोरीन वाला था, फ्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आयोडीन वाला आदमी बैठा हुआ था। इसीलिए इस ऑर्डर को याद रखेंगे जब यहाँ पर स्पेशली CH3 लगा हुआ है, जब स्पेशली CH3 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 लगा हुआ है तो इस प्रश्न का ध्यान रखेंगे, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन देन आयोडीन होगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लिए जाए। सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अल्कोहल से, मदिरा से। कह रहा है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अगर आप हेलोजन से रिप्लेस करना चाहते हैं तो अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड हेलोजन एसिड यानी कि HX या फिर फॉस्फोरस हैलाइड जैसे कि PCl3 या PCl5 या थायनिल क्लोराइड जैसे कि SOCl2 से रिएक्ट करवाना पड़ेगा, और इन सभी तरीकों में से SOCl2 वाले को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि जब ये रिएक्शन करता है जो प्रोडक्ट है ना उनके अंदर गैस निकलती है SO2 NHCl। अब अगर मैंने कोई रिएक्शन करी, उस पे प्रोडक्ट एक है जो मैं चाहता हूं मेरे को मिल जाए प्योर फॉर्म में, लेकिन साथ में दो और प्रोडक्ट मिल रहे हैं जो कि गैस फॉर्म में है, गैस तो कहेंगी बाय बाय मैं जा रही हूं, हम कहेंगे जाओ यार, पीछे हमारा प्रोडक्ट क्लीन छोड़ जाओ,
इसीलिए कहते हैं द टू गैसेस प्रोडक्ट्स आर एस्केपेबल, हेंस द रिएक्शन गिव प्योर अल्काइल हैलाइड। बल्ले बल्ले। द रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी को अगर HCl से रिएक्शन करवा दी जाए तो वहां एक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, एक सहायता लेनी पड़ती है ZnCl2 नाम के आदमी की। इस सेट ऑफ रिएजेंट को हम लोग कहते हैं लुकास रिएजेंट। अगर आपको गुड यील्ड्स ऑफ Ri may be obtained by heating alcohol with sodium और पोटासियम आयोडाइड के साथ, लेकिन साथ में आपको 95% फॉस्फोरिक एसिड यूज करना पड़ता है। और आप जानते हैं कि टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी में टर्शरी की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि SN1 की रिएक्टिविटी टर्शरी की सबसे अच्छी होती है। फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड का भी, ट्राइआयोडाइड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, हालांकि ये रेडीमेड सोर्स अच्छा नहीं होते, तो इसलिए रेड फॉस्फोरस के साथ X2 का इस्तेमाल करेंगे तो रिएक्शन के दौरान PX3 बन जाता है। तो इसलिए PBr3 को खरीद करके यूज ना करने के बजाय बना लिया जाता है लेबोरेटरी में ही। तो फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड एंड आयोडाइड आर यूजुअली प्रिपेयर्ड इन C2 यानी कि रिएक्शन के दौरान। आइए अब रिएक्शंस देखते हैं। बहुत हो गया टेक्स्ट टेक्स्ट का खेला, ये हुआ लुकास रिएजेंट। ये है वो NaBr एंड H2SO4 की रिएक्शन। हाँ भाई रिएक्शन हो गई। ROH को PX3 से रिएक्शन करेंगे तो ध्यान दीजिए लाला, ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां पर फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी? फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। बस कमाल की बात यह है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3 मेंटेन करनी है। यहां पर +5 है, यहां पर भी +5 को ही मेंटेन करते हुए POCl3 बना देना है। रेड फॉस्फोरस वाली बात मैंने अभी आपके सामने पेश की थी कि RX बन जाएगा। SOCl2 के साथ ये बाबू गैस, ये वाली गैस, बाय बाय, बचा क्या? RCl। The above methods are not applicable for the preparation of aryl halide। याद रखिए दोस्तों, अराइल हैलाइड नहीं बना लेना है। क्यों? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो फिनोल है ना, उसका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से रिएक्शन हो नहीं पाती। यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर नाम की कोई चीज नहीं है, जिसे डबल बॉन्ड कैरेक्टर यानी कि DBC कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन से कैसे प्रिपेयर करेंगे भैया? मेरे पास ये है ब्यूटेन। लेने को आप कोई भी एल्केन ले सकते हैं। लाइट की प्रेजेंस में X2 डालिए, जनरली Cl2 डाला जाता है, आपको मोनो हेलो प्रोडक्ट मिल जाएगा। चाहे तो आप ब्रोमिनेट भी कर सकते हैं। मेथड चलता है फ्री रेडिकल। अब जहां पर रेडिकल अच्छा होगा दोस्त, वहीं पर अच्छा कंपाउंड बन जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होता है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में इस चीज को पढ़ाया जाता है कि जो रिएक्टिविटी है ना, किसकी रिएक्टिविटी, नंबर ऑफ, हम प्राइमरी हाइड्रोजन देखेंगे, नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन, नंबर ऑफ टर्शरी हाइड्रोजन देखेंगे, फिर इसकी रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी, रिएक्टिविटी ऑफ टर्शरी हाइड्रोजन देखेंगे, फिर ओवरऑल एक रिजल्ट निकाला जाता है। अगर आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन का चैप्टर मेरा नहीं देखा है, जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, वहां पर मैंने बहुत ही प्यार से, प्रेम से समझाया है मेरे लाडलों, आप जाकर के जरूर देख लिए। अब देखते हैं एल्कीन से कैसे बनाया जाएगा। पहले हम हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि HX को ऐड करेंगे, क्योंकि ये एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। तो ये कौन हुआ? न्यूक्लियोफाइल। ये हुआ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इसको तंग करेगा, रिएक्शन होगी, और बस अब ये इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा स्टार्ट की गई, इनिशिएट की गई रिएक्शन, जिसका अंततः एडिशन नजर आ रहा है, इसीलिए इसको कान की रिएक्शन, कान की रिएक्शन, हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहा जाता है, ईयर रिएक्शन कहा जाता है। यूज करने को आप HBr और HI दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, HCl भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों के ही केसेस में मार्कोनिकॉफ रूल, अब ये जो नाम है ना, कभी किसी के सामने मत बोलना। क्यों सर, क्या हुआ? क्योंकि वो आदमी आपको ये बोलते हुए सुन लेगा तो आपको कोनी मार देगा। ओ माय गॉड, कितना गंदा जोक। मार्कोनी को, तो वो कोनी मार देगा। आयोडाइड के केस में भी आपको ये माइनर, ये मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा, इसमें कोई समस्या है ही नहीं, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से, है ना।
मैं चाहता हूं कि आप लोग मार्कोनिकोव रूल का इस्तेमाल ना करते हुए सिंपल सा एक काम करें, कार्बोकेटाइन बनाएं, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएं और रीअरेंजमेंट कर दें दोस्तों। क्या करेंगे? रीअरेंजमेंट करना है। एडिशन ऑफ हलाइड करेंगे। अगर आपने Br2 और CCl2 डाला है तो कलर चला जाता है डिस्चार्ज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर। क्यों? क्योंकि यहां पर अब पाई बॉन्ड है। ये Br और Br कह रहा है कि हमारे अंदर पोलैरिटी का कोई भी घपला नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, पर जब भी पाई बॉन्ड आसपास आता है तो कहता है जी ललचाए रहा ना जाए, आओ हम पे अटैक कर दो, हम भग लेंगे यहां से। जैसे ही ये भगता है, ब्रोमीन बीच में फंस जाती है। यहाँ बीच में ब्रोमीन फंस जाती है, जिसे साइक्लिक हेलोनियम आयन कहा जाता है, और पीछे से आकर के ब्रोमाइड बाबू आकर के अटैक करता है और रिंग जाती है खुल, जिससे एंटी एडिशन होता है। क्या होता है? एंटी एडिशन होता है और आपको विस डाई ब्रोमाइड या विस डाई हेलो कंपाउंड मिल जाता है। हेलोजन एक्सचेंज फिंकलस्टीन रिएक्शन है। अगर आप कोई एक्स जैसे कि क्लोरीन और ब्रोमीन को रिप्लेस करना चाहते हैं आयोडाइड से, तो बढ़िया काम हो जाता है रिएक्शन में। NaCl या NaBr प्रेसिपिटेट हो जाता है। इसीलिए इस रिएक्शन के दौरान ड्राई एसीटोन, जिसके अंदर जरा भी पानी ना हो, उसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है और हम चाहते हैं कि ये जो प्रेसिपिटेट हो रहा है ना, ये इतना बेहतरीन प्रेसिपिटेट हो कि रिएक्शन करने के लायक ही ना रहे। तो बस लिशैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में दौड़ती चली जाती है, दौड़ती चली जाती है। जैसे कि आपने आयोडाइड बनाया, अभी फ्लोराइड बनाएंगे। उस रिएक्शन को श्वार्ट्ज रिएक्शन कहते हैं, जिसके लिए सिल्वर सिल्वर हो, सिल्वर 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 का फ्लोराइड, मर्क्यूरिक फ्लोराइड, कोबाल्ट का फ्लोराइड, एंटीमनी का फ्लोराइड, इनसे फ्लोराइड आ जाता है। बहुत बढ़िया रिएक्शन ये तो। आइए अब थोड़ा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन को देखा जाए। जब कभी आपके पास एक रिंग है और साथ में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये कहता है कि मैं अपनी ऑर्थो और पैरा पोजीशन को एक्टिवेट कर दूंगा। X2 को लेकर के आइए, एक लुइस एसिड आयरन भी चलता है। डार्क में रिएक्शन करेंगे, ऑर्थो और पैरा आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। रिएक्शन विद आयोडीन जो होती है वो रिवर्सिबल होती है, इसीलिए उसको अगर आप करना चाहते हैं तो आपको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सवाल पूछा जा चुका है, HNO3 HiO4 का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि जब HI निकलता है ना, उसे ऑक्सीडाइज करना पड़ता है। अदरवाइज I माइनस जो है वो माइनस फॉर्म में नहीं रहना चाहता, वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। बात समझ गए मेरी? बहुत बढ़िया। अब देखते हैं सैंडमेयर रिएक्शन क्या है। अगर आपके पास एक अराइल अमाइन है, उसको आप NaNO2HX की प्रेजेंस में 0 से लेकर के 5 डिग्री तक ये रिएक्शन को करवाएं तो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट मिल जाता है, जिसे BDS कहूंगा, बैचलर ऑफ डेंटल साइंस। अगर आपने क्यूप्रस क्लोराइड Cu2X2 लेकर के आए तो ये बाबू सीधे सीधे से यहाँ सब्सटीट्यूट हो जाता है और X लग जाता है। अब X कौन हो सकता है? क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। चाहिए तो हम साइनाइड भी लगा सकते थे, लेकिन क्योंकि हम हेलोअरीन चैप्टर की बात कर रहे हैं तो इसीलिए इस तरीके के रिएक्शन को सैंडमेयर रिएक्शन कहा जाता है। S से सैंडमेयर, S से सॉल्ट। सॉल्ट किसका? क्यूप्रस सॉल्ट। अगर आप पोटासियम लगाना चाहते हैं तो KI लाइए, सिंपली बाय शेकिंग विद पोटासियम आयोडाइड आपका काम चल जाएगा। नाइट्रोजन गैस कहेगी ओके बाय। फिजिकल प्रॉपर्टी देखें, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है ऑर्थो, ये है मेटा, ये है पैरा। बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड देखिए जरा, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड, सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो है ऑर्थो की, फिर उसके बाद है पैरा की, फिर है मेटा की। मेल्टिंग पॉइंट की क्या ट्रेंड है दोस्तों? सबसे पहले आता है पैरा, फिर आता है ऑर्थो, फिर आता है मेटा। तो ये तरीका है याद करने का। सबसे पहले आप ऐसा सोचिए कि आप प्राइम मिनिस्टर साहब से नाराज हैं और आप उबल रहे हैं, उबल रहे हैं, उबल रहे हैं, आपका खून उबल रहा है। तो आप गए प्राइम मिनिस्टर साहब के ऑफिस के बाहर, आप PMO गए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस गए, और आपने बड़ी बदतमीजी से आवाज लगाई, ओ PM,
क्योंकि आपका खून उबल रहा था, अभी तो उबल रहा है। फिर आप मेल्ट हो गए, तो आपने कहा कि बाहर आओ, नहीं तो पॉम पॉम कर दूंगा। भाई याद करने का तरीका है। मैं माफी चाहता हूं अगर आपको बुरा लगा, तो मैंने वैसे कुछ बुरा कहा नहीं। सही है, याद करने का तरीका है बस। आगे चलते हैं, केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। सबसे पहली केमिकल रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एसएन, फिर आती है एलिमिनेशन, फिर रिएक्शन विद मेटल्स। न्यूक्लियोफाइल कहता है कि मैं तो भैया इस पे पीछे से अटैक करूंगा, मैं तो कायर हूं, हेलोजन को धक्का दूंगा, और यहां हो जाता है इन्वर्जन। एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर आपने NaOH या KOH का इस्तेमाल किया तो इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस। रिएक्शन करने के तुरंत बाद यहाँ पर OH लग जाएगा और इसे कहेंगे अल्कोहल। कमाल हो गया भाई। पानी से रिएक्शन थोड़ी स्लो हो जाएगी तो ROH तो यहाँ भी बन सकता है। आप एल्कोक्सी ले सकते हैं या एल्कोक्साइड जिसे आप कहते हैं, तो उससे ROR यानी कि ईथर मिल जाएगा। अगर आपने NaI लिया तो आपको RI मिल जाएगा। अगर आपने अमोनिया लिया तो आपको अमाइन मिल जाएगा। अगर आपने RNH2 लिया तो आपको सेकेंडरी अमाइन, सिमिलरली टर्शियरी अमाइन। और यदि आपने KCN लिया तो आपको नाइट्राइल या साइनाइड कहते हैं, जिसे मैंने कॉमन नेम्स के ऊपर भी पूरा एक लेक्चर डाल रखा है, देख सकते हैं आप। AgCN डाला, यहाँ है कोवेलेंट कैरेक्टर जिसकी वजह से बॉन्ड टूटता नहीं है। न्यूक्लियोफाइल कार्बन नहीं, इस बार नाइट्रोजन है, तो इसलिए आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल कह सकते हैं, वो मिलता है। KNO2 के अंदर ये वाली ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन अटैक करती है, तो इसलिए आपको ओ नो अल्काइल नाइट्राइल मिल गया। जबकि AgNO के अंदर AgNO2 के अंदर यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, तो ये वाली नाइट्रोजन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक साइट का काम करती है, तो NO2 मिलता है। अगर आप सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड को यूज करेंगे तो आपको एस्टर मिल जाएगा, मस्त मस्त खुशबू वाला। अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे तो आपको RH मिल जाता है। और अगर आपने RM यानी कि ग्रीनयार्ड रिएजेंट जैसा कुछ यूज किया, जैसे कि आपने RMGX का इस्तेमाल कर लिया, R2CuLi का इस्तेमाल कर लिया, या आपने RLi का इस्तेमाल कर लिया, इन सभी केसेस में, मेजॉरिटी केसेस में आपको RR एल्केन मिल जाता है। अब बात कर ले जरा, अटैक होता कैसे है? पीछे से होता है, इतना मैंने बता दिया। यहाँ जो भीड़ भाड़ है ना, ये जो बॉडीगार्ड्स लगे हुए हैं, ये न्यूक्लियोफाइल को आने से रोकते हैं। और कसम से यहाँ तो बॉडीगार्ड खुद ही मरियल हैं। यानी कि न्यूक्लियोफाइल को कहते हैं आओ मुन्ना मारो। ये खुद कह रहे हैं, ये खुद बुला रहे हैं मारो। अगर इसका रिएक्टिविटी रेट 30 है, एक मस्त बड़ा मोटू एक न्यूक्लियोफाइल लगा देने से, बॉडीगार्ड लगा देने से न्यूक्लियोफाइल का अंदर आना थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। सीधे सीधे यहाँ पर चांसेस अगर 30 बार अटैक के थे, यहाँ पर चांसेस एक बार का ही है। अगर आपने 2 ग्रुप लगा दिए मिथाइल मिथाइल, तो रेट अब और कम हो जाता है, चांसेस अब और कम हो जाते हैं। और अगर आपने तीनों के तीनों मिथाइल ग्रुप लगा दिए, कह रहा है मैं रिएक्शन नहीं करूंगा, मुझे बहुत तकलीफ है, मुझे डर लगता है इन 3 लोगों से, ये 3 बॉडीगार्ड हैं, ये मुझे पीस देंगे, मुझे मेरा चूर्ण बना देंगे। अब देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है SN1 क्या होती है। हम SN1 को जनरली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में यानी कि PPS में करना पसंद करते हैं, जैसे कि पानी, अल्कोहल, एसिटिक एसिड। ये जो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड के बीच में रिएक्शन आप नीचे देख रहे हैं, यहां पर रिएक्शन होती है वाया कार्बोकेटायन, क्योंकि SN1 रिएक्शन हो रही है। मेरा एक सवाल आप लोगों से पहले भी मैंने पूछा हुआ है, मैं एक बार फिर से पूछना चाहूंगा कि SN1 और SN2 में फास्टर रिएक्शन कौन सी होती है? जरा मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार फिर से बता देना, देखता हूं कि आप लोग मेरे लेक्चर को अच्छे से देखते हैं या फिर आया गया करते हैं। अगर आप SN1 रिएक्शन की बात करेंगे तो टर्शी वाला कहता है कि मैं रिएक्शन करूंगा, आ बैल मुझे मार। फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और लास्ट में CH3X, जहां पर X फ्लोराइड कभी भी नहीं होना चाहिए। SN2 के लिए मुझे भीड़ भाड़ कम चाहिए, क्योंकि SN2 पीछे से अटैक कायर वाला अटैक है। अब बात कर लेते हैं फॉर सेम रीजन अलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड जो होते हैं, वो ना ही SN1 दे पाते हैं, ना ही वो SN2 दे पाते हैं। सबसे पहला ये अलाइलिक वाला जो होता है वो SN1 भी दे देते हैं और SN2 भी दे देते हैं। दोनों रीजन आपको समझाऊंगा कि SN1 और SN2 दोनों कैसे दे पाते हैं। हालांकि देखने में तो प्राइमरी लग रहा है, लेकिन रेजोनेंस बड़ी चीज है दोस्त। रेजोनेंस बड़ी चीज है, जिसकी वजह से स्टेबलाइजेशन आया है। और हमें चाहिए क्या है? SN1 के लिए हमें कार्बोकेटाइन की खाली स्टेबिलिटी चाहिए होती है दोस्त। तो ये वाला लोन पेयर बाहर आएगा, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर आएगा और स्टेबिलिटी मिल जाएगी मस्त मस्त। और यहां पर आयोडाइड सबसे पहले रिएक्ट करेगा और RF सबसे लास्ट में रिएक्ट करेगा। याद रखना, मैंने अलाइलिक और बेंजाइलिक की बात की है। यही बात अगर मेरे को करनी थी
यही बात अगर मुझे करनी थी सीधे सीधे PHX की, यहां मैं ना रिएक्शन करूंगा SN1 ना ही मैं करूंगा SN2। क्यों? डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से, और फिनाइल के ऊपर प्लस चार्ज वैसे भी अच्छा नहीं लगता है। SN2 रिएक्शन जो होती है, अगर आपने ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड लिया तो भैया इन्वर्जन होना जरूरी है, क्योंकि पीछे से अटैक हुआ है। अगर ये बाबू आर था, अगर ये बाबू आर था तो ये एस हो जाएगा, अगर ये एस था तो ये आर हो जाएगा। लेकिन कमाल की बात है, ये भी जरूरी नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने मॉलिक्यूल की शक्ल ही बदल दी, कह सकते हैं। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अगर ये एस था, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एस का एस ही रहता है। क्या बात कर रहे हैं सर? अभी तो आपने इन्वर्जन कहा था। मैं तभी बोल रहा हूं, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। इन्वर्जन सिर्फ और सिर्फ यहां पर स्टीरियो केमिस्ट्री का होता है। क्यों? क्योंकि आपने BR को चेंज करके कोई नया आदमी रख दिया, तो सोचो तो जरा, क्या यहां पर CIP रूल के हिसाब से नंबरिंग सीक्वेंसिंग बदल नहीं जाएगी? क्या वो जरूरी है वो सेम की सेम रहे? क्या वो जरूरी है कि जैसी होती थी इस कंपाउंड के अंदर वैसी ही रहे? क्या ये जरूरी है इसको नंबर वन मिल रहा था तो जो नया मॉलिक्यूल आएगा, जो नया न्यूक्लियोफाइल आएगा, उसको भी नंबर 1 ही मिले? नहीं सर। तो RS बन जाए ये गारंटेड नहीं है, लेकिन स्टीरियो केमिस्ट्री पक्का चेंज आती है। द वे द मॉलिक्यूल इज प्रोजेक्टेड इज टोटली चेंज्ड। SN1 रिएक्शन जो है वो उसमें पक्का पक्का रैसिमाइजेशन होता है, लेकिन पार्शियल पार्शियल होता है, क्योंकि इन्वर्जन के चांसेस थोड़े से ज्यादा ही होते हैं। तो 51% से लेकर के 41% तक का चांसेस चलता है ये इन्वर्जन और ये रिटेंशन को लेकर के। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है? बीटा एलिमिनेशन होती है। बेस बाबू आते हैं, बेस सबसे पहले एक ऐसी हाइड्रोजन को पिक करते हैं जिसके बगल में हेलोजन लगी हुई हो, ताकि ये एक ही बार में एंटी पेरिप्लेनर ज्योमेट्री को रखते हुए, यानी कि कार्बन कार्बन के साथ अगर आपने हाइड्रोजन को ऐसे लगाया हुआ है तो हेलोजन ऐसी होनी चाहिए, या कार्बन अगर ऐसे हाइड्रोजन को लिए बैठी है तो हेलोजन ऐसी होनी चाहिए। अगर आपके पास कार्बन और हेलोजन दोनों के दोनों सेम तरीके से बैठे हुए हैं, यह रिएक्शन नहीं होगी, नहीं होगी। इसीलिए सेम प्लेन में होने चाहिए, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। तो इसे कहा जाता है E2 एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। सिंस बीटा हाइड्रोजन इज इन्वॉल्व, इसीलिए इसको बीटा एलिमिनेशन कहा जाता है। अब बीटा होती क्या है? जिस कार्बन पर आपका फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है उसे अल्फा कहेंगे, उसके नेक्स्ट वाली बीटा, उससे नेक्स्ट वाली गामा, वगैरह वगैरह। अब ये वाला एग्जांपल लेकर के देखते हैं नीचे वाला। अगर मैंने OH माइनस का रिएक्शन करवाई तो ये यहां से भी H को ले सकता था, या फिर ये यहां से भी H को ले सकता था। अब दोनों केसेस में यहां से H को लिया है तो भैया डबल बॉन्ड यहां बनेगा, अगर ये वाले H को लिया है तो डबल बॉन्ड यहां मिलेगा। अब आपको देखना है कि ज्यादा स्टेबल एल्कीन किस केस में मिल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन के केसेस में। यहां पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन तो बताना जरा कितनी है, यहां पर भी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन तो बताना जरा कितनी है, देखते हैं चैट बॉक्स में। अब रिएक्शन विद मेटल्स कर लेते हैं जरा। मोस्ट क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड जो होती हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्शन करने के बाद मेटल कार्बन बॉन्ड्स में इन्वॉल्व हो जाना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि कंपाउंड, जो कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहा जाता है, जिनके अंदर कार्बन और मेटल का बॉन्ड होता है। जैसे कि यहाँ पर कार्बन और हेलोजन है, मेटल बीच में आकर के फिट हो जाती है, इसको ग्रीनार्ड रिएजेंट कहते हैं। लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको ईथर यूज करना पड़ता है और वो ड्राई होना चाहिए। जरा सा भी पानी होगा तो ग्रीनयार्ड रिएजेंट तबाह हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जो R है यहाँ से तुरंत H को उठा के कहता है कि मैं तो RH हूँ। वुड्स रिएक्शन में अगर आपने सोडियम का इस्तेमाल किया तो ये इसकी डबलिंग हो जाएगी। मेरा सवाल, क्या वुड्स रिएक्शन से CH4 बना सकते हैं? जरा आंसर करके बताना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख लेते हैं हम हेलो अरीन के ऊपर। आप नोटिस करिए रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से यहाँ पर DBC आ चुका है, जिसकी वजह से मैं SN2 रिएक्शन भी नहीं कर पा सकता। और अगर मैं इस क्लोरीन को यहाँ से भगा करके प्लस चार्ज बनाऊं फिनाइल के ऊपर तो वो भी स्टेबल नहीं है। तो SN1 और SN2 दोनों रिएक्शन इसके ऊपर डायरेक्टली पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं। तो ये बात को यहां पर लिखा हुआ है, इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रिपल्शन ऑल्सो। ना ही हम SN1 कर सकते, ना ही हम SN2 कर सकते, डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से। हद हो गई। इसका मतलब क्या होगा? अरे भैया, जिद करके तो कुछ भी करवा सकते हो, मार पीट के तो कुछ भी करवा सकते हो। तो मैंने इस कंपाउंड को NaOH से मिलवाया और इतना गर्म कर दिया, इतना प्रेशर दे दिया। सर, हमारे सर पे कितना प्रेशर आप जानते हो? जब तुम्हारे सर पे इतना प्रेशर हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, और क्लोरोबेंजीन के ऊपर अगर मैंने इतना प्रेशर कर दिया तो क्या वो फिनॉल नहीं बना सकता? क्या बना देगा सर। इस प्रोसेस का नाम तो बताना जरा, इस प्रोसेस का नाम क्या है?
जरा देखें तो कौन कौन जानता है। क्या इस काम को आसान किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगा दूं, इसे कहा जाता है AR, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। एई मैकेनिज्म से अगर मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगाया तो OH का यहां पर अटैक करना और Cl को धक्का देना आसान हो जाता है। देखो मैंने टेम्परेचर को कर दिया है कम, प्रेशर भी देने की आवश्यकता नहीं है। और दो दो NO2 लगा दो, देखो टेम्परेचर और कम कर दिया, आसान हो गया। अब तीनों जगह पर ऑर्थो और पैरा पे लगाना है। पानी ले आओ हल्का सा नुआया, नुआया पानी, ल्यूकवार्म। अब ये पानी से ही काम चल जाएगा, वो भी हल्का सा टच करके देखना, गर्म होगा बस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख ले जरा, हेलोजिनेशन करनी है। अगर आपके पास क्लोरीन है, माना मैंने ये आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, फिर भी ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, जिसमें मेजर पैरा बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर रिपल्शन होती है, रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए नाइट्रेशन करेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 की प्रेजेंस में नाइट्रो पैरा पर और ऑर्थो पे लग सकता है, मेजर आपका पैरा आएगा। सल्फोनेशन करें, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेकर के आओ, थोड़ा सा हीट कर दो, आपको माइनर और मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला मेजर मिल जाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करनी है। यहां पर अगर आपने RX को लिया है तो याद रखना R प्लस बनेगा, जिसको आपको रीअरेंज करना होता है। पैरा पे मेजर बनेगा, आप फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन कर सकते हैं। यहां पर आपको हमेशा जो भी कार्बोकेटाइन मिलता है उसे कभी भी रीअरेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये पहले से ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होकर के खूब स्टेबल है। आपको मेजर प्रोडक्ट पैरा पे मिल जाएगा। वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या है? देखो वुड्स में क्या था, RX और RX लिया था, लेकिन यहां पर RX के साथ PHX लिया है, तो इस केस में इसे क्या कहा जाएगा? वुड्स फिटिंग। तो फिटिंग रिएक्शन किसे कहा जाएगा? जब दोनों बार आप हेलो अरीन ले लो तो बाइफिनाइल बन जाएगा, बाइफिनाइल बन जाएगा। पॉली हेलोजन कंपाउंड्स क्या है? क्लोरोफॉर्म जो होता है ना, वो धीरे धीरे एयर की प्रेजेंस में, और वो भी लाइट के होते हुए, एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस को प्रोड्यूस करता है, जिसका नाम है फोस्जीन। फोस्जीन कार्बोनिल क्लोराइड। इसीलिए इसको स्टोर किया जाता है क्लोज्ड डार्क बॉटल्स में, जो कि कंप्लीटली फिल्ड होती है। मतलब ऊपर मुंह तक भर दिया जाता है और उसके अंदर एयर का काम ही ना हो, एयर आ ही ना पाए। लेकिन सर हम जैसे जैसे इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा थोड़ा स्पेस बन जाएगा, स्पेस बन जाएगा तो एयर आ जाएगी। इसीलिए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल, 1% इथेनॉल डाल दिया जाता है। जैसे जैसे फॉस्फीन बन रही है, ये बाबू उसका डाई इथाइल कार्बोनेट बना करके उसे नॉन पॉइजनस चीज में कन्वर्ट कर देता है। DDT क्या है? पैरा पैराडाइस डाइक्लोरोफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन DDT है। एक फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है, 1873 में बनाया था। बट इट वाज नॉट फाउंड, इट वाज नॉट अंटिल 1937 दैट फार्मास्यूटिकल स्विट्जरलैंड के अंदर इसको डिस्कवर किया एज एन इंसेक्टिसाइड। बताओ, पहले बना लिया, बाद में इसका काम पता चल रहा है। ये है आपकी बोनस स्लाइड। ये वो बाबू हैं, ये वो लोग हैं मेरे दोस्तों, ये वो लोग हैं जो SN2 रिएक्शन नहीं देते हैं। ये DB से, चलो एक काम करो, आप लोग आंसर करके बताएंगे मुझे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4, 5, कितने हो गए? 6, 7 लोग दिए हैं मैंने लिख करके। मैं देखता हूं कि कौन मुझे एक एक का जवाब देगा कमेंट बॉक्स में कि ये सातों में ऐसी क्या परेशानी है, ये लोग SN2 रिएक्शन क्यों नहीं देते। आज के लिए इतना ही रखता हूं। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्यार।